नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या जमीन विवाद मामले में आम आदमी पार्टी सांसद की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा घोटाले में शामिल नेताओं को भेजे जेल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने पार्टी की पंजाब इकाई में अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए उठाए कदम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहुल गांधी ने जताई संवेदना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद के लिए मोर्चा संभालने का निर्देश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अयोध्या जमीन विवाद, आप सांसद की सीएम योगी को चिट्ठी, घोटाले में शामिल नेताओं को जेल भेजें। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हुए जमीन सौदे को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर के निकट नजूल जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए फ्री में दिलाने और मंदिर के नाम पर करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोटाले में शामिल बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जेल भेजने की मांग की है। साथ ही आरोपियों से करोड़ों रुपए की वसूली करवाने की भी मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में जारी विवाद पर एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार और घोटाले का मामला सामने आया है। इस जमीन खरीद में भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर, उनके रिश्तेदारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के शामिल होने के तमाम दस्तावेज मिले हैं। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो जमीन नजूल की अर्थात सरकार की है, वह जमीन भी ट्रस्ट द्वारा बीजेपी नेताओं की मिली भगत से करोड़ों में खरीदी गई। राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्तों ने हजारों करोड़ों का चंदा भी दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार चंदा चोरी की है, उससे करोड़ों लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने अपने पत्र में कहा कि जब यह स्पष्ट हो चुका है कि श्री राम जन्मभूमि के आसपास की जमीन नजूल जमीन है, तो किस आधार पर बीजेपी नेताओं ने सरकारी जमीनों को करोड़ों रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेची। जब स्वयं अयोध्या के जिलाधिकारी ट्रस्ट के सदस्य हैं, सरकारी जमीन उनके संज्ञान में है, तो समय रहते करोड़ों की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इससे जिलाधिकारी और प्रशासन की भूमिका भी गहरे संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जेल भेजा जाए और नजूल जमीन को श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निःशुल्क दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद सौदे में घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रस्ट का गठन हुए करीब 1.5 साल हो गए। श्री राम का मंदिर निर्माण बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी के कारण रुका हुआ है। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, भांजे दीप नारायण उपाध्याय, समधी का साल रवि मोहन तिवारी, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल कुमार मिश्रा आदि ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। पत्र में इसका विस्तार से उल्लेख भी किया है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सभी जमीन में खरीद में शामिल बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा अन्य शामिल लोगों के बैंक खाते की जांच कराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके द्वारा किए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार की उनसे वसूली की जाए। साथ में मंदिर निर्माण के लिए नजूल जमीन निःशुल्क में उपलब्ध कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पार्टी की पंजाब इकाई में अंदरूनी कलह सुलझाने को उठाए कदम। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने राज्य इकाई में तनाव को कम करने के लिए कदम बढ़ाया। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने राज्य को अत्यधिक महत्व दिया है। वह उन हितधारकों से मिलते रहते हैं जो उनसे समय मांगते हैं। राहुल गांधी से मिले कुछ विधायकों ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुद्दों पर बात की है। मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाले उन विधायकों में शामिल प्रगट सिंह ने कहा, अगर सीएम मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए तैयार हैं तो मामला सुलझ जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस बीच अमरिंदर सिंह ने निशाना बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कुछ व्यक्तियों के कारण अनुचित दबाव बनाया जाता है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 3 सदस्यीय पैनल के प्रमुख हैं, जिन्हें राज्य पार्टी इकाई में गुटबाजी को हल करने के अलावा चुनाव की तैयारी के लिए बड़ा आदेश मिला है, सभी ने कहा है कि वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे और पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट है। सूत्रों का कहना है कि पैनल ने राज्य में राजनीतिक स्थिति और नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े मुद्दों और इस मुद्दे को हल करने के संभावित तरीके पर भी चर्चा की। हालांकि सिद्धू मुख्यमंत्री पर हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुद्दों को जल्द समाधान पर जोर दिया है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि मामला सोनिया गांधी के पास है और उन्होंने सिद्धू के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहुल गांधी ने जताई संवेदना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद के लिए मोर्चा संभालने का निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार इस वक्त कोरोना महामारी के साथ बाढ़ की आपदा से भी जूझ रहा है। राज्य में बड़ी आबादी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जताई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मदद के लिए आगे आने को कहा है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। बिहार में लगातार एक हफ्ते से बारिश जारी है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, कोसी, महानंदा, परमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में खतरे के निशान से 2.67 मीटर ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में पटना जिले में कम से कम 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बिहार के 11 जिलों में औसत 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बक्सर से भागलपुर जिले के कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पटना के अलावा मुंगेर में जलस्तर खतरे के निशान से 1.16 मीटर और भागलपुर में 1.10 मीटर बढ़ गया। पटना की दीघा घाट में जलस्तर खतरे के निशान से महज 86 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। गंगा नदी के अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को वीरपुर और सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से क्रमशः 43 और 9 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया और कटिहार जिलों में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। अररिया जिले के जयनगर और परमन नदी में भी कमला बालन खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के कारण ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ के एक अधिकारी के अनुसार निचले इलाकों में रहने वाले कई ग्रामीणों ने अपना घर छोड़ दिया है और सड़क पर विभिन्न स्थानों पर शरण ली है। पश्चिम बंगाल जिले के 13 प्रखंडों की करीब 1.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गोपालगंज के 6 और 3 प्रखंडों के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार बाढ़ की घोषणा तभी करती है जब 72 घंटे तक पानी के स्थान पर रहता है। जल संसाधन विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर रख रही हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर चरण में असफल हो रही है मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मरलेना ने टीकाकरण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के लगातार असफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी तब भारत सरकार ने किस मंशा से दूसरे देशों को टीका बेचा था। उन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र पर दिल्ली सरकार के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी हर चरण में असफल पर असफल हो रही है। पहले चरण में जब दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी तब भाजपा वैक्सीन निर्यात कर रही थी। दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने दम पर वैक्सीन खरीद करने के लिए कहा, लेकिन निर्माताओं के हाथ बांध दिए। अब तीसरे चरण में केंद्र ने सब कुछ आपूर्ति करने का वादा किया है, लेकिन 21 जून तक दिल्ली को एक डोज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने केंद्र के फर्जी वैक्सीनेशन कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाई तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके और केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि 45 प्लस की वैक्सीन 18 प्लस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आतिशी ने कहा, इससे पहले हम बार बार केंद्र से आग्रह करते रहे कि हमारे पास 45 प्लस की पर्याप्त वैक्सीन है और इसे 18 प्लस के लिए इस्तेमाल करने दीजिए। तब केंद्र ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग का आरोप लगाया और कहा कि सीएम के लिए गाली निकालने से देश कोरोना से नहीं बचेगा, सिर्फ वैक्सीनेशन से ही देश सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने कहा, भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को एक ही काम है और वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को गाली गुफ्तार करना। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर राजनीति करना बंद करें। दिल्ली और देश के लोगों को कोविड से बचने की जिम्मेदारी केंद्र की है, इसलिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आप एमएलए ने टीकाकरण में चरण दर चरण केंद्र सरकार की विफलता गिनवाई। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भाजपा नेता 5 राज्यों में चुनाव लड़ने में व्यस्त थे और वैक्सीन उत्पादन का कोई प्लान नहीं बना कि देश की पूरी जनता को वैक्सीन कैसे लगे, बल्कि जब भारत में वैक्सीन का उत्पादन हो रहा था उस वैक्सीन को निर्यात कर दिया। दूसरे चरण में जब केंद्र सरकार को समझ में आ गया कि उनके पास वैक्सीन नहीं है तो उन्होंने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। अब जब तीसरा चरण शुरू हुआ है तब वो कह तो रहे हैं कि सब कुछ हम देंगे, लेकिन दिल्ली को 21 जून के लिए वैक्सीन की एक भी डोज नहीं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले सहयोगियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल। निषाद पार्टी के मुखिया ने मांगा उप मुख्यमंत्री का पद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव की दस्तक के साथ ही प्रदेश में की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके सहयोगी दलों ने चुनाव से पहले मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी है। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मांग की है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें कैबिनेट में पद
पद देगी और राज्यसभा सीट देगी। मुझे अगले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। हम अपने आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संजय निषाद ने मांग की है कि अगर मुझे उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो इससे न सिर्फ हमें चुनाव में मदद मिलेगी बल्कि हम जीत भी दर्ज करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। संजय निषाद का दावा है कि प्रदेश में निषाद समुदाय की 160 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ है। प्रदेश में 18% निषाद वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि संजय निषाद इस बाबत जल्द ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि संजय निषाद ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान एक और मंत्री पद की मांग की थी। यही नहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके भी संजय निषाद ने इसी मांग को आगे बढ़ाया था। रिपोर्ट के अनुसार संजय निषाद ने इस मुलाकात के दौरान साफ किया कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो वह अलग चुनाव लड़ने पर विचार करते हैं। अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में कोरोना को बड़ा मुद्दा बनाएगा विपक्ष। भाजपा वैक्सीन लेकर तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इससे निपटने के तरीकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गंभीर मतभेद रहा है। केंद्र सरकार ने जहां अपने तरीकों को कोरोना की गंभीरता को कम करने में प्रभावी बताया है, वहीं विपक्ष ने इसके लिए उसे कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सरकार कोरोना की भयावहता पटने में बिल्कुल नाकाम रही है। आज जिस तरह राहुल गांधी ने कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की और कोरोना फंड बनाने की मांग की, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयार है। राहुल गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कोरोना के पहले और दूसरे दौर के पहले ही इसकी गंभीर चिंताओं से देश को आगाह करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का आरोप है कि उसकी इन चिंताओं को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह रही कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना के कारण भारी संख्या में लोगों की मौत हुई। मंगलवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मंशा केवल अंगुली उठाना नहीं है, वे चाहते हैं कि सरकार कम से कम अब कोरोना की गंभीरता को समझे और प्रभावी कदम उठाए जिससे लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। कांग्रेस ने केवल हमला करने की ही रणनीति नहीं अपनाई है। इसी दौरान उसके सहयोगी संगठनों ने लोगों की भरपूर मदद कर सेवा की एक अनूठी मिसाल कायम की है। यूथ कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास और एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में लोगों को भोजन, पानी, मास्क, दवाएं, इंजेक्शन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है। संगठन के इस काम से जनता में यह संदेश गया कि कांग्रेस केवल सरकार से सवाल करने का काम ही नहीं कर रही है बल्कि यह सेवा कर लोगों की मदद भी करना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राहुल गांधी का तंज, कीमतें घटने के लिए चुनाव का इंतजार करिए। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते करीब 1.5 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त ही ईंधन के दाम कम होंगे, अभी राहत की उम्मीद न कीजिए। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं चुनाव के वक्त दाम लगातार स्थिर रहे थे। ऐसे में राहुल ने तंज कसते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव आने पर ही कम होंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार शाम को ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बीते 9 से 10 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। राहुल ने तंजिया लहजे में इससे ईंधन के दामों का विकास कहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? जब अगले चुनाव होंगे। पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो मंगलवार को एक बार फिर से दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 28 पैसे और डीजल के दामों में 26 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले रविवार को पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़ी थी तो वहीं डीजल की कीमत में 28 पैसों का इजाफा हुआ था। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से 4 मई से अब तक 29 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर भी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र का मकसद उंगली उठाना नहीं है बल्कि हम गलतियों को इसलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके। तीसरी लहर के लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का टिप्पणी से इनकार, बोले यह राजनीति पर चर्चा का समय नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक पर मंगलवार को टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह राजनीति पर चर्चा करने का समय नहीं है। कोरोना महामारी को लेकर डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि वह सिर्फ कोविड के हालात और तीसरी लहर की आशंका देखते हुए की जाने वाली तैयारियों पर बातचीत करना चाहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा इरादा कोविड की स्थिति को केंद्र बिंदु में लाने का है। मेरा इरादा यह है कि हम सरकार को कदम उठाने की दिशा की तरफ मोड़े, इसलिए मैं खुद को और आपको भटकाना नहीं चाहता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बार बातचीत करने का समय और स्थान अलग है तथा समय आने पर वह बात करेंगे। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल समेत अनेक विपक्षी दलों तथा वाम दलों के नेता मंगलवार को एक बैठक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर जमा हुए।
सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अटकलों के बीच यह बैठक हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक में न बुलाए जाने पर जम्मू कश्मीर के बीएसपी प्रमुख नाराज, कहा केंद्र का दलित विरोधी फैसला। जी हां दोस्तों, बीएसपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी को आमंत्रित न किए जाने पर मंगलवार को नाराजगी जताई। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष SR मजूत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा, हम केंद्र सरकार के दलित विरोधी और गरीब विरोधी निर्णय की निंदा करते हैं, जिसने सर्वदलीय बैठक में हमारी अनदेखी की है। मजूत्रा ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों, खासकर दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों को एकजुट होकर बीजेपी को आगामी चुनावों में उचित जवाब देना चाहिए। इस बीच जम्मू मुस्लिम फ्रंट ने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के गुप्त कर घोषणा पत्र गठबंधन के निर्णय का स्वागत किया। दरअसल केंद्र सरकार 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक मीटिंग करेगी। सरकार यह कदम केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की पहल के तहत उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के मद्देनजर इस बैठक में शामिल होने वाले सभी नेताओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों की माने तो इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया सज्जाद लोन शामिल हो सकते हैं। बता दें कि फारूक और महबूबा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में विस्तार की चर्चाओं के बीच आंख दिखाने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारियां चल रही हैं, वहीं दिल्ली की सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। दरअसल खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट में जल्द विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में एनडीए का सहयोगी दल जेडीयू भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। हालांकि अभी ऐसी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सियासी तापमान की तपिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। वैसे को बिहार की राजनीति में भी इन दिनों बड़ा घमासान जारी है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे में बड़ा बवाल चल रहा है। ऐसे में एलजेपी में हुई टूट का आरोप नीतीश कुमार पर भी लगा है। अब दिल्ली दौरे के तहत अपने आवास पर पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहां आने का मकसद सिर्फ अपनी आंख दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में विस्तार पर कहा कि यह पीएम पर निर्भर करेगा कि वह इसे कैसे और कब करते हैं। हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इधर बिहार एलजेपी नेता चिराग पासवान पर पार्टी में बंटवारे में उनकी भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, यह उनका आपसी मामला है। हम पर कोई इसलिए बोलता है कि पब्लिसिटी मिलती है। हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इस पर कभी कुछ नहीं बोला है, ये उनका आंतरिक मामला है। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नामों पर भी चर्चा कर सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र, किसानों के गेहूं खरीद की गारंटी देने की मांग। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों की खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है, प्रदेश के तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्रय केंद्रों पर ताला लटकता रहा। जैसे ही किसानों गेहूं का क्रय केंद्र पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में गेहूं की सरकारी खरीद कुल उत्पादन का 80 से 85% तक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 378 लाख मीट्रिक टन उत्पादित गेहूं के मात्र 14% हिस्से की सरकारी केंद्रों पर खरीद हुई है। बहुत सारे किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं। अब क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं खरीद में सरकारी फरमानों के चलते अफसर नानुकूर कर रहे हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गांवों में क्रय केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, नमी के कारण गेहूं के सड़ने का खतरा है। इस स्थिति में किसान अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे। पत्र के अंत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 3 प्रमुख मांग की है, जिसमें क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों की गेहूं खरीद की गारंटी की जाए, वहीं प्रत्येक क्रय केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भटकना ना पड़े।
कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक किसान से एक बार में अधिकतम 30 या 50 कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर किसानों से अधिकतम खरीद की जाए। प्रियंका गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना महामारी और महंगाई के चलते किसानों की हालत पहले से खराब है। ऐसे में उनकी फसल की खरीद ना हो पाने या औने पौने दामों में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होने जैसी स्थिति किसानों की कमर तोड़ दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने की आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। आज तक से खास बातचीत में टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर यात्रा होगी। 26 तारीख हर महीने आती है। ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने साफ किया कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर जरूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। इससे पहले टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सरकार का इलाज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि इनके मर्ज की दवा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा था कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 6 माह से ज्यादा समय हो गया, लेकिन गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी बंद चल रही है। बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच तकरीबन 10 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े थे, जबकि सरकार संशोधन को तैयार थी, लेकिन कानून वापस लेने को नहीं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अंतिम बातचीत 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड से पहले हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद बातचीत बेपटरी हो गई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।